वेलकम टू इजी लर्निंग 700। आज की वीडियो के अंदर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करवाया जाएगा और इसके अलावा इसकी जो स्लाइड होगी ये भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया जाएगा। तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बैंक बुक क्या है और बैंक स्टेटमेंट क्या है, क्योंकि इन दोनों की वजह से ही बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। जब किसी कंपनी का अकाउंट होता है किसी बैंक के अंदर, तो बैंक जो है जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनकी डिटेल प्रोवाइड करता है बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनकी जो डिटेल होगी और वो डिटेल बैंक प्रोवाइड करेगा, तो वो बैंक जो प्रोवाइड करता है डिटेल वो बैंक स्टेटमेंट की फॉर्म में करता है। बैंक स्टेटमेंट में तमाम डिटेल दी होती है कि कौन से दिन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, कितना पैसा आया, कितना पैसा जो है वो गया अकाउंट से। इन तमाम चीज़ों की उसमें डिटेल होती है। अब जितना पैसा कंपनी का बैंक के अंदर मौजूद होता है तो वो कंपनी के लिए तो एक एसेट है, कंपनी का एक असासा है वो, लेकिन वही पैसा बैंक के लिए लाइबिलिटी होता है। इसी वजह से बैंक उस पैसे को क्रेडिट करता है। जितना ज़्यादा पैसा होगा अकाउंट के अंदर बैंक उस पैसे को क्रेडिट करता चला जाएगा, जबकि कंपनी अपने पास जो रिकॉर्ड मेंटेन करती है बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका, वो बैंक बुक की फॉर्म में करती है। बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है और कंपनी अपने पास रिकॉर्ड रखती है बैंक बुक की फॉर्म में। तो कंपनी उस अमाउंट को डेबिट करती है, कंपनी अपने पास अमाउंट को करेगी डेबिट और बैंक उसी अमाउंट को क्रेडिट करता है। तो जितना ज़्यादा पैसा होगा बैंक अकाउंट के अंदर तो कंपनी के पास उतना ज़्यादा डेबिट होगा और बैंक स्टेटमेंट के अंदर उतना ही वो क्रेडिट होगा। सो फेवरेबल बैलेंस जो होता है उसको ब्रैकेट्स के बगैर लिखा जाता है। फेवरेबल बैलेंस यानी कि जितना ज़्यादा बैलेंस होगा, पॉजिटिव बैलेंस जितना ज़्यादा होगा, और जितना अनफेवरेबल बैलेंस होगा, जितना नेगेटिव होगा, उसको ब्रैकेट से शो किया जाता है। ये आगे एग्जाम्पल्स आएंगी तो क्लियर हो जाएगा आपको। सो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के ज़रिए हम क्या करते हैं कि जाहिर बात है बैंक बुक और जो बैंक स्टेटमेंट है अक्सर ऐसा होता है कि इनमें डिफरेंस पाया जाता है। जो कंपनी ने अपने पास बैंक बुक बनाई और जो बैंक ने बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड किए, इन दोनों के दरमियान फ़र्क आ जाता है। और वो जो फ़र्क आता है वो कई सारे रीज़न की वजह से आता है। अब वो रीज़न क्या है, किन की वजह से फ़र्क आता है, वो रीज़न आगे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। उन्हीं उन डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए, जो दोनों के दरमियान फ़र्क आ रहा है बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट में, उन दोनों के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए जिस स्टेटमेंट को बनाया जाता है वही स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। अब आपके सामने कुछ रीजंस हैं डिफरेंसेस के बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि किन रीजंस की वजह से बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। उससे पहले एक अहम बात कि बैलेंस जो होता है बैंक बुक के अंदर वो यूजुअली डेबिट होता है। जितना भी अमाउंट ज़्यादा होगा तो उतना अमाउंट डेबिट होता जाएगा बैंक बुक के अंदर, और क्रेडिट भी हो सकता है अगर ओवरड्राफ्ट हो जाए। जितना पैसा बैंक के अंदर मौजूद है उससे ज़्यादा पैसा अगर निकाल लें तो ऐसी सिचुएशन में उस अमाउंट को हम क्रेडिट करेंगे बैंक बुक के अंदर। अब डिफरेंसेस के जो रीज़न है वो क्या है। पहला रीज़न ये कि चेक इशू हुआ लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ बैंक में। कंपनी ने अपने पास से चेक इशू किया लेकिन जिसको इशू किया उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि बैंक ने उस अमाउंट को जाहिर बात है डिडक्ट नहीं किया, जबकि कंपनी ने अपने पास से डिडक्ट कर दिया। उसके अलावा चेक रिसीव हुआ, डिपॉजिट हुआ, लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया। जब बैंक उसको क्रेडिट नहीं करेगा तो कंपनी ने अपने पास तो उसको ऐड कर दिया लेकिन बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, ऐड नहीं किया। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कुछ चार्जेस काट लिए और जाहिर बात है बैंक में कई सारे चार्जेस कटते हैं। तो अब कंपनी को पता नहीं चला, बैंक ने डिडक्ट कर दिया लेकिन कंपनी ने अपने पास उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं किया। इसी तरह से प्रॉफिट गिवन बाय बैंक, बैंक ने कोई प्रॉफिट दिया और जाहिर बात है प्रॉफिट मिलते हैं जब अमाउंट डिपॉजिट होता है बैंक के अंदर। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर बैंक ने उस अमाउंट को ऐड कर दिया लेकिन कंपनी ने अपने पास ऐड नहीं किया। इससे भी डिफरेंस आता है। एंड मनी पेड इन डायरेक्टली बाय कस्टमर और डीलर, डायरेक्टली पेमेंट कर दी कस्टमर ने या डीलर ने, तो कंपनी को नहीं पता चला कि अमाउंट आ चुका है बैंक के अंदर। कंपनी ने अपने पास बैंक बुक में उसको ऐड नहीं किया जबकि वो अमाउंट बैंक ने ऐड कर दिया। एंड द पेमेंट्स मेड बाय आवर बैंक ऑन आवर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, पेमेंट जो है वो बैंक ने कर दी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पे। जब पेमेंट कर दी तो जाहिर बात है अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर दिया बैंक ने, लेकिन बैंक बुक के अंदर उस अमाउंट को डिडक्ट नहीं किया गया कंपनी ने। तो ये जो है रीजंस होते हैं। इन रीजंस की वजह से बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर फ़र्क आता है, और इन्हीं रीजंस को सामने रखते हुए आपने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी होगी। तो पहली एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये आपके सामने पहली एग्जाम्पल है। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फॉर द मंथ ऑफ
जून ऑफ टी कंपनी। ये टी कंपनी का मंथ ऑफ जून का डेटा है। महीने को भी आपने याद रखना है कि जब भी आप बैंक रेकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएं कि कौन से महीने के लिए बनाया जा रहा है, तो ये जून के लिए बनाया जा रहा है। सो जून का डेटा है एक्चुअली। सो बैलेंस एज पर बैंक बुक इज 70,240। जो बैलेंस था बैंक बुक का वो 70,240 का है आया। और बैंक स्टेटमेंट ने फेवरेबल बैलेंस किया शो 73,920 का। फेवरेबल बैलेंस समझ यही जो पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव में नहीं जा रहा वो बैलेंस। सो इसके आसपास कोई ब्रैकेट नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि ब्रैकेट नहीं होंगे जब भी फेवरेबल बैलेंस होगा। तो बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान जो फ़र्क है वो काफ़ी कम है, लेकिन जब एग्जामिनेशन की गई बैंक स्टेटमेंट की और बैंक बुक की तो कई सारे उससे चीज़ें सामने आई। और वो पहली चीज़ ये कि a check of 4,920 paid into bank was not credited by the bank until July 3rd। एक चेक आया 4,920 का बैंक के अंदर, किसी ने पेमेंट की लेकिन उसको क्रेडिट नहीं किया बैंक ने जुलाई 3rd तक। अब ये डेटा कब का है? जून का, और जुलाई 3rd तक वो उसको क्रेडिट नहीं किया गया। तो हम जून के हिसाब से ही बनाएंगे बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सो स्टैंडिंग ऑर्डर जो था पेमेंट का, एनुअल पेमेंट का, वो था 1,000 का, उसको एंटर नहीं किया गया बैंक बुक के अंदर। कंपनी ने उसको अपनी बैंक बुक में एंटर नहीं किया, उसकी पेमेंट हो गई। एंड ऑन जून 27 टू कस्टमर ऑफ टी कंपनी पेड डायरेक्टली इनटू बैंक 5,500। यानी दो कस्टमर्स ने डायरेक्टली पेमेंट की 5,500 की, एडवाइस ऑफ विच वाज रिसीव्ड इन जुलाई। यानी उसके बारे में पता चला जुलाई के अंदर। ये इन्फॉर्मेशन कब की? जून की, तो एक महीने बाद यानी कि। सो ये भी एक रीज़न पता चला डिफरेंस का। एंड चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंटेड टू 4,600। चेक इशूज हुए लेकिन प्रेजेंट नहीं हुए बैंक के अंदर, जिसका अमाउंट था 4,600 का। एंड द बैंक हैड डेबिटेड द अमाउंट बाय 500 ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस। बैंक ने जो है वो डेबिट कर दिया अमाउंट जो है 500 का ऑन अकाउंट ऑफ बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस के तौर पर उसने काट लिए 500 रुपीज़। बैंक हमेशा डेबिट करता है उस अमाउंट को जिसको वो डिडक्ट करता है। जो अमाउंट माइनस करेगा वो उसको वो डेबिट करेगा, और जो अमाउंट ऐड होगा वो क्रेडिट होगा। तो ये सारी डिटेल है कि डिफरेंसेस आने की, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है। अब इन्हीं डिफरेंसेस को सामने रखते हुए बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पहले कुछ एडजस्टमेंट्स की जाएंगी बैंक बुक के अंदर। सो ओरिजिनल बैलेंस एज पर बैंक बुक, जो बैंक बुक का ओरिजिनल बैलेंस दिया गया है आपको क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर, वो है 70,240। अब इसमें से लेस किया जाएगा उस अमाउंट को जो बैंक ने काटा या बैंक ने जितने भी अमाउंट को माइनस किया है। सो पेमेंट जो की थी स्टैंडिंग ऑर्डर पे बैंक ने वो की थी 1,000 की, तो उसको क्रेडिट कर देंगे बैंक बुक के अंदर से। बैंक बुक के अंदर से जब भी कोई चीज़ क्रेडिट होगी तो वो माइनस होती है। सो 1,000 की थी उसको माइनस कर रहे हैं, और उसमें आगे ब्रैकेट लगाया हुआ है। अनफेवरेबल बैलेंस जो होता है उसको ब्रैकेट लगाया जाता है, माइनस जो चीज़ की जाती है उसको ब्रैकेट लगाया जाता है। उसके बाद फिर बैंक चार्जेस जो बैंक ने डिडक्ट किए थे, काटे थे, उसको भी माइनस किया जाएगा, लेस किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। 500 के वो चार्जेस थे। एंड एट रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर की तरफ से जो रिसिप्ट मिली, जो पेमेंट मिली, वो 5,500 की थी, उसको ऐड कर दिया जाएगा या फिर उसको डेबिट कर दिया जाएगा। सो एडजस्टेड बैलेंस जो आया बैंक बुक का वो आया 74,240। ये एडजस्टेड बैलेंस आ गया, ये एडजस्टमेंट कर दी गई है बैंक बुक के अंदर। अब फाइनली बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। टी कंपनी बैंक नाम लिखेंगे सबसे पहले कंपनी का, जो कि टी कंपनी है। उसके बाद लिखा जाएगा नेक्स्ट लाइन में बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और उसके बाद डेट लिखी जाएगी। डेट थर्ड लाइन में भी लिखी जा सकती है, एज ऑन जून 30, और जो ईयर है वो। सो बैलेंस एज पर बैंक बुक। अब जो एडजस्टेड बैलेंस आया, जो पीछे आपको एडजस्टेड बैलेंस कराया गया था, एडजस्टमेंट करवाई गई थी बैंक बुक के अंदर, वो आया 74,240। अब इसके अंदर सिर्फ आपने चेक्स को लेना है। जो अनप्रेजेंटेड चेक है उसको ऐड किया जा रहा है 4,600 का, और जो अनक्रेडिटेड चेक है, अनप्रेजेंटेड चेक वो है जो प्रेजेंट नहीं हुआ, अभी जो है वो बैंक के अंदर उसको प्रेजेंट नहीं किया गया, कंपनी ने उसको अपने पास से माइनस कर दिया था, तो इसी वजह से उसको ऐड किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक ये चेक बैंक में प्रेजेंट नहीं हुआ। इसको ऐड किया जा रहा है 4,600 इसकी अमाउंट है,
और लेस किया जा रहा है अनक्रेडिटेड चेक। अनक्रेडिटेड से मुराद बैंक ने अपने पास इसको क्रेडिट नहीं किया, क्योंकि बैंक जब क्रेडिट करता है किसी चीज़ को तो वो अपने पास उसको ऐड करता है, लेकिन बैंक ने अभी तक इसको ऐड नहीं किया अपने पास, तो इसीलिए इसको बैंक रिकन्सिलेशन बनाते वक्त बैंक बुक में से भी इसको माइनस किया जाएगा। तो इसको भी यहाँ पे माइनस किया जा रहा है 4920 का। सो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, अब ये वही बैलेंस आ चुका है 73,920 का जो कि बैंक स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है। सो बैंक बुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों रेकनसाइल हो चुके हैं, इन दोनों का अमाउंट जो है वो सेम आ चुका है। तो ये एक पहली एग्जाम्पल आपकी ख़त्म हुई यहाँ पे। ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन आपके पास मौजूद है 73,920, यही बैलेंस शो कर रहा है बैंक स्टेटमेंट, और यही बैलेंस जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के बाद भी आया 73,920। अब आपके सामने दूसरी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के मुताबिक जो डेटा है वो प्रीवियस एग्जाम्पल वाला ही है, यानी कि जो डिफरेंसेस के जो रीज़न है वो वही है जो पिछली एग्जाम्पल के अंदर है। जबकि बैलेंस एज पर बैंक बुक इज़ क्रेडिट 56,000, जो बैंक बुक के मुताबिक बैलेंस है वो है क्रेडिट 56,000। जब बैंक बुक क्रेडिट होगी तो इसका मतलब है बैलेंस होगा माइनस में, यानी जितना अमाउंट अकाउंट में पड़ा है उससे ज़्यादा पैसा निकाला गया है। सो 56,000 का माइनस बैलेंस शो कर रही है बैंक बुक क्रेडिट बैलेंस। और एज पर बैंक स्टेटमेंट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ 52,320, जबकि बैंक स्टेटमेंट क्या शो कर रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस शो कर रहा है 52,320 का। ये भी जारी बात है अनफेवरेबल शो कर रहा है, ये भी यानी कि माइनस में शो कर रहा है। अब जो रीजंस हैं वो वही हैं, उन्हीं सारे रीजंस को, उन्हीं जो डेटा है प्रीवियस एग्जाम्पल का वही यूज़ करते हुए यहाँ पे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाया जाएगा। सो पहले एडजस्टमेंट इन बैंक बुक है। सो ओरिजिनल बैलेंस एज पर बैंक बुक, जो बैंक बुक के मुताबिक ओरिजिनल बैलेंस है वो है 56,000 क्रेडिट का। क्रेडिट का इसी वजह से ये माइनस में है, सो इसको ब्रैकेट लगा के शो किया जा रहा है। ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस में बैलेंस। उसके बाद फिर लेस और क्रेडिट पेमेंट ऑन स्टैंडिंग ऑर्डर, वही चीज़ जो पिछली एग्जाम्पल में की गई थी कि जो 1000 की पेमेंट की थी स्टैंडिंग ऑर्डर पर बैंक ने, उसको माइनस किया जा रहा है यानी कि क्रेडिट किया जा रहा है। उसके बाद फिर डेबिट किया जा रहा है यानी ऐड किया जा रहा है जो रिसिप्ट मिली कस्टमर की तरफ से 5500 की, और उसके बाद लेस किया जा रहा है बैंक चार्जेस को, जो बैंक ने चार्जेस डिडक्ट किए काटे उसको लेस किया जा रहा है यानी कि क्रेडिट किया जा रहा है जो कि 500 का है। सो एडजस्टेड बैलेंस जो आया बैंक बुक का वो आया 52,000 क्रेडिट, 52,000 क्रेडिट आया है। अब एडजस्टेड बैलेंस के बाद हमने बैंक रिकन्सिलिएशन बनाया है, तो टी कंपनी हम लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन जून 30, 2000। सो बैलेंस एज पर बैंक बुक जो एडजस्टेड बैलेंस था वो आया था 52,000 क्रेडिट का। अब इसमें ऐड किया जाएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स को, जो अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं जो अभी तक बैंक में प्रेजेंट नहीं हो सके, तो इसी वजह से इनको ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि अभी तक ये अमाउंट बैंक के अंदर से माइनस नहीं हुआ है। सो 4,600। उसके बाद लेस कर देंगे अनक्रेडिटेड चेक्स, वो चेक्स जो कि अभी तक बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, अब तक बैंक ने अपने पास उसको ऐड नहीं किया, तो इसी वजह से हम इसको अपनी बैंक बुक से भी माइनस करेंगे, वो है 4,920 का। जब हम इसको कर देंगे तो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 52,320 आ जाएगा। ये वही बैलेंस है और ये बैलेंस भी अनफेवरेबल है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा गया है। ये वही बैलेंस है जो एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है। देखते हैं इस बैलेंस को, 52,320 ये आपके सामने मौजूद है क्वेश्चन के अंदर, एग्जाम्पल के अंदर। एज पर बैंक स्टेटमेंट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ 52,320। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर आपको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करवाया गया। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कीजिए, और ये स्लाइड भी आप हासिल कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और इस तरह की मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।